गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए हम लोग पढ़ते हैं पॉलिटी। महेश बर्नवाल का पॉलिटी एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी कवर किया है 6 to 12। ये सब एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं जैसे बीपीएससी, यूपीएससी, रेलवे, जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं उस सब में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वन लाइनर है। आइए हम लोग देखते हैं आज इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था को। हम लोग शुरू करते हैं। आइए, भारत का संवैधानिक विकास फर्स्ट चैप्टर है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? कलकत्ता में की गई 1774 में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय 74 में कलकत्ता में किया गया। ठीक है। भारतीयों को भारत प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा पारित हुआ? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। कब पारित हुआ? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। भारतीय संविधान को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो ये भारत परिषद अधिनियम 1892। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। किसके द्वारा? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से पारित हुई? भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत का संवैधानिक विकास देख लेते हैं हम लोग। एक तरफ है ईस्ट इंडिया कंपनी और एक तरफ है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? 1773 में। भारत शासन अधिनियम 1858 में। ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 में। याद रखना है ये सब डेट। चार्टर एक्ट कब आया? 1793 में। दूसरा चार्टर कब आया? 1813 में। तीसरा चार्टर 1833 में। भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1858। भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1909। ठीक है। हाँ, आइए, चार्टर एक्ट 1813 और दूसरा चार्टर एक्ट है 1853। भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1935। अब लास्ट में हम लोग का फ्रीडम हो जाएगा, इंडिया स्वतंत्र हो जाएगा। तो हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था। किसकी व्यवस्था? केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा हुआ था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में सैमन कमीशन का गठन किया गया। ठीक है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट। अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान। अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया? अखिल भारतीय भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। किस पे आधारित है? 1935 पे आधारित है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? किसके द्वारा दिया गया? क्रिप्स मिशन के द्वारा। किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन के द्वारा। भारतीय संविधान का गठन, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों के निर्वाचन किस अनुपात में था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। कितने की संख्या पर? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा। किसके द्वारा किया गया? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा। अब देखते हैं अंतरिम सरकार। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी लगा लीजिएगा, ये हर एग्जाम में पूछता है अंतरिम सरकार के बारे में।
जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार में क्या थे? राष्ट्रमंडल संबंध और विदेशी मामले इनके पास था। जवाहरलाल नेहरू के पास क्या था? राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले थे इनके पास। ठीक है, आइए अब देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास क्या था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। गृह सूचना प्रसारण मंत्री राजेंद्र प्रसाद थे खाद्य एवं कृषि मंत्री। जॉन मथाई क्या थे? उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम क्या थे? श्रम यानी कि लेबर मंत्री कौन थे? लेबर मिनिस्टर जगजीवन राम थे। बलदेव सिंह क्या थे? रक्षा मंत्री थे। रक्षा मंत्री कौन थे अंतरिम सरकार के? बलदेव सिंह थे। लियाकत अली खान कब उस समय क्या थे? वित्त मंत्री थे, जो बाद में प्रधानमंत्री बने पाकिस्तान का। सिगोपालाचारी क्या थे? शिक्षा एवं कला। सिगोपालाचारी क्या थे? शिक्षा एवं कला का मंत्रालय इनके पास था। ठीक है, आइए हम लोग इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं। हाँ, भारत संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट भी लगा लीजिएगा। ठीक है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी पहली बैठक? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान बनाने के लिए ये पहली बार बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? BN राव ने। किसने तैयार किया था? BN राव ने। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? BN राव ने तैयार किया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। इसी में अगर पूछेगा अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तो सच्चिदानंद सिन्हा लगाइएगा। अस्थायी पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी पूछेगा तो राजेंद्र प्रसाद। ये बात याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। संविधान सभा में पंडित नेहरू। संविधान सभा में क्या था? संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। देख लीजिए, इसको इंटरलिंक करते चलिएगा। 9 दिसंबर को बैठक हुआ, लेकिन प्रस्ताव नेहरू द्वारा कब इसमें पेश किया गया? 13 दिसंबर को, यानी कि 4 दिन के बाद। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत किया गया? 22 जनवरी 1947 को। लाया गया था 13 दिसंबर को और स्वीकृत हुआ 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए? टोटल अधिवेशन हुए 12। अधिवेशन कितने हुए संविधान सभा के? 12 अधिवेशन हुए, 12 अधिवेशन हुए। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? यानी कि संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। भी है, इसको लगा लीजिएगा। संविधान को बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, भारत की संविधान सभा में वर्तमान रूप से राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज मतलब हम लोग का राष्ट्रीय ध्वज क्या है फ्रेंड्स? तो तिरंगा है। कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? बोले थे ना स्टार्टिंग में ही, पहली अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो अस्थायी अध्यक्ष हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा इसको। राजेंद्र प्रसाद अस्थायी हो जाएंगे। और पूछेगा अस्थायी अध्यक्ष तो सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान सभा को कब स्वीकार किया गया? ये पूछेगा स्वीकार किया गया या अंगीकार किया गया, दोनों सेम ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। स्वीकार या अंगीकार कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? पूर्णतः रूप से कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना हुई। ये भी नोट कर लीजिए, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ था?
26 जनवरी 1950 को। संविधान भी इसी दिन लागू हुआ था। कब? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। कब बैठक हुई? 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बोले थे ना, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। उसके 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ। इसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से क्या किया गया? स्वीकार कर लिया गया। और ये 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत एडॉप्ट किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया। इसीलिए हम लोग 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे मनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये आप लोग। रिपब्लिक डे हम लोग कब मनाते हैं? 26 जनवरी को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि उसी दिन हम लोग का क्या हुआ था? संविधान एडॉप्ट किए थे हम लोग। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? संविधान सभा के द्वारा। जन गण मन को राष्ट्रगान में कब शामिल किया गया? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान को अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को, और ध्वज को, राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1943 को। ठीक है, तो देख लीजिएगा इसको। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में, राष्ट्रीय एम्बलम के रूप में, राष्ट्रीय चिन्ह हम लोगों का क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह कब क्या है? अशोक स्तंभ। ये प्रश्न पूछता है बार बार, बीपीएससी पूछता है और रेलवे पूछता है। ठीक है, राष्ट्रीय चिन्ह क्या है हम लोग का? अशोक स्तंभ। कब इसे एडॉप्ट किया गया है? 26 जनवरी 1950 को। कब किया गया है? एडॉप्ट किया गया है 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल को हम लोग लौह पुरुष कहते हैं। लौह पुरुष कौन है? वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इनको आप लोग याद रखिएगा। संविधान सभा की झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति का अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति का अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आइए यहाँ पर दिया प्रमुख समितियों और उनके अध्यक्ष का नाम दिया हुआ है। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ या संघीय जब भी है तो आँख मूंद का मानना है पंडित जवाहरलाल नेहरू को। संघ आ जाए या संघीय वर्ड आ जाए और पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन में रहे तो बिना सोचे समझे मारना है पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति BR अम्बेडकर। प्रारूप समिति कौन थे? BR अम्बेडकर। प्रारूप समिति कौन है? BR अम्बेडकर। मौलिक अधिकार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यक संबंधी प्रक्रिया का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम समिति राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति कौन करेंगे? राजेंद्र प्रसाद करेंगे। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB मावलंकर। कौन थे? JB मावलंकर। ये बात याद रखिएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। कौन कौन थे? गोपालास्वामी अयंगर, KM मुंशी, BA मित्रा। बाद में इनके स्थान में कौन आ गया था? माधवराव आ गए थे। उसके बाद कृष्णा स्वामी अय्यर थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, DP खेतान। बाद में इनकी जगह पे कौन आए थे? कृष्णामाचारी आ गए थे DP खेतान की जगह पे। संविधान सभा ने BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया था। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। BR अम्बेडकर का कब हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था उनका 1947 से 50 में। ठीक है, ये याद रखना है।
ठीक है, आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसका। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत। इसमें देखेंगे किस देश से हम लोग क्या क्या लिए हुए हैं। ठीक है, हाँ, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए? मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य क्या लिया गया है? फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया, रसिया से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। ठीक है, इसको याद रखेंगे हम लोग। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांस से लिया गया। कहाँ से लिया गया फ्रेंड्स? फ्रांस से लिया गया। ये VVI इसको लगाइएगा, VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आइए, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनरावलोकन, अमेरिका। न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित और लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। भारतीय संविधान किसके समतुल्य है? अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। भारतीय संविधान किसकी समतुल्य है? अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। संवैधानिक संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। संवैधानिक संशोधन कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध, कौन सा? आपातकाल उपबंध किस देश से लिया गया है? जर्मनी के वाइमर रिपब्लिक से। जर्मनी के वाइमर रिपब्लिक से लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था, फेडरल सिस्टम लिया गया है। संघात्मक बोलेगा, ये फेडरल बोलेगा तो कनाडा मारना है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये बात याद रखिएगा, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिया गया? जापान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जापान के संविधान से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्श का प्रावधान किस देश से लिया गया है? रूस से लिया गया है। किस देश से लिया गया है? रूस से लिया गया। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार किस देश के? ब्रिटेन से। संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है, संसदीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश से लिया गया है? मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए फ्रेंड्स? अमेरिका से लिए गए हैं। यहाँ पर प्रावधान है जो हम लोग पढ़ के हैं उसी का रिवीजन करना है, और एक्स्ट्रा भी दिया हुआ है। अमेरिका से हम लोग क्या क्या लिए हैं? प्रस्तावना के शब्द लिए हैं, हम भारत के लोग, है ना, स्टार्टिंग में हम भारत के लोग, भारत को एक संपन्न, प्रबुद्ध, संपन्न, समाजवादी, ये सब है ना। प्रस्तावना तुम लोग कहाँ से लिए हैं? प्रस्तावना अमेरिका से लिए हैं। प्रस्तावना के शब्द कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं। मूल अधिकार भी अमेरिका से लिए हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका भी अमेरिका से लिए हैं। न्यायिक पुनरावलोकन भी अमेरिका से। सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया अमेरिका से लिए हैं हम लोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग हम लोग कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं। जनहित याचिका PIL भी हम लोग कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से ही लिए हुए हैं। न्यायिक पुनरावलोकन भी हम लोग अमेरिका से लिए हैं। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से। यथोचित विधि प्रक्रिया भी अमेरिका से। अब ब्रिटेन से हम लोग क्या क्या लिए हैं? ब्रिटेन से विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के अधिकार पर चुनाव जीतने का निर्णय, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका,
संसदीय विशेषाधिकार, दक्षिण अफ्रीका से हम लोग क्या क्या लिए हैं। संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से हम लोग लिए हुए हैं। कनाडा से हम लोग क्या क्या लिए हुए हैं। सशक्त केंद्रों के साथ संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। शक्तियों का वितरण और शक्तियों का केंद्र में निहित होना कहाँ से, कनाडा से। केंद्र तथा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से। उच्चतम न्यायालय के परामर्श न्याय निर्णय कहाँ से लिया गया, कनाडा से। संघात्मक विशेषताएं भी कनाडा से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से हम लोग क्या लिए हैं, समवर्ती सूची लिए हैं। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का प्रावधान। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी हम लोग कहाँ से लिए हैं, ये ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। संसद के दोनों संयुक्त बैठक होता है 108 आर्टिकल में, ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। देखिए प्रस्तावना की भाषा लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, लेकिन प्रस्तावना के शब्द लिए गए हैं अमेरिका से। दोनों में डिफरेंस आप लोग समझिएगा। आयरलैंड, इससे हम लोग क्या लिए आयरलैंड से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन की पद्धति, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन हम लोग कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से लिए हैं। कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से लिए हैं। फ्रांस से हम लोग क्या लिए हैं, गणतंत्रात्मक व्यवस्था हम लोग फ्रांस से लिए हैं। स्वतंत्र समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत भी हम लोग फ्रांस से लिए हैं। रूस से हम लोग मौलिक कर्तव्य लिए हैं। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श हम लोग लिए हैं रूस से। जर्मनी में हम लोग क्या लिए, जर्मनी से आपातकाल के समय मूलाधिकारों का स्थगन, मतलब इमरजेंसी के टाइम क्या होगा, जो भी मौलिक अधिकार है उस पर बैन लग जाएगा, राष्ट्रपति बैन लगा देंगे, कोई मौलिक अधिकार हम लोगों का उसमें काम नहीं करेगा। लेकिन 20 और 21 ये हम लोगों का फंडामेंटल राइट बैन नहीं होता है, इमरजेंसी में भी आपातकाल में भी, ये बात याद रखिएगा आप लोग। जापान से हम लोग क्या लिए हैं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिए हैं, जापान से लिए हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिए हैं, ये बात आप लोग याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इसी का कुछ बचा हुआ है, हाँ पाठ है, संविधान के पाठ से देखिएगा। ये विषय है, भाग है। भाग 1 में क्या है, संघ उसका राज्य क्षेत्र, यह आर्टिकल 1 से 4 में आता है। नागरिकता 5 से 11 में आता है। मूल अधिकार 22 से 12 से 35 तक आता है। राज्य के नीति निर्देशक आता है 36 से 51। मूल कर्तव्य 51 की ए है ना। यूनियन भाग 5 में आता है। यूनियन संघ 52 से 151 तक आता है। भाग 6 में आते हैं राज्य 152 से 237 तक। भाग 7 पहली अनुसूची भाग ख और 7वीं अनुसूची को निरसित किया गया, 238 निरसित हो गया है। भाग 8 में है केंद्र शासित प्रदेश, जो कितना है भारत में केंद्र शासित प्रदेश 8 है, 239 से 242 तक। भाग 9 में आता है पंचायत, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भाग 9 में पंचायत कितना में आता है, भाग 9 में, और किस आर्टिकल से, 243 से 243 के 9 तक आता है। भाग 9 के ए यानी कि क नगर पालिका आता है 243 त से 243 य छ तक। सहकारी समिति आता है 243 य ज से 243 य तक। भाग 10 में आता है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र आता है 244 क। भाग 11 में आता है राज्य और संघ और राज्यों के मध्य संबंध 245 से 263 तक। भाग 12 में आता है वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद 264 से 300 के ए। भाग 13 में आता है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम 301 से 307 तक। भाग 15 में आता है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 323 तक। भाग 14 के में आता है अधिकरण ट्रिब्यूनल आता है 323 के क से 323 के ख तक। निर्वाचन मोस्ट इम्पोर्टेंट। भाग 15 में आता है निर्वाचन 324 से 329 के ख। भाग 16 में आता है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपवन, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, आंग्ल भारतीयों के लिए विशेष उपवन 330 से 342। भाग 17 में राजभाषा आता है 343 से 351। भाग 18 में आता है आपातकाल उपवन 352 से 360। आपातकाल आता है, भाग 18 में आता है आपातकाल 352 से 360। मिसलेनियस आता है भाग 19 में 361 से 367।
भाग 20 में आता है संवैधानिक संशोधन 368। संवैधानिक संशोधन कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। ये बात है आप लोग याद रखें, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संवैधानिक संशोधन। ये आता है कब? ये आता है 368 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? 368 के अंतर्गत आता है। अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध आता है भाग 21 में 369 से 392 में। कब? 369 से 392 में। भाग 22 में आता है संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी के प्राकृत निरसन 393 से 395। ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट भाग था संविधान का जो हम लोग पढ़ चुके हैं। भारत में संविधान में अनुसूची हम लोग पढ़ते हैं, यानी शेड्यूल, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में से क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, भारत में मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूची थी? मूल संविधान में कितनी थी? 8, लेकिन अब वर्तमान में 12 है। अनुसूची कितना है वर्तमान में? 12। मूल संविधान था उसमें कितना था? 8 था। भारतीय संघ में नए राज्यों के गठन का प्रावधान प्रथम अनुसूची। नया राज्य गठन होगा प्रथम अनुसूची में। भारतीय संविधान में प्रथम अनुसूची राज्यों के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करता है। अनुसूची 1 क्या करता है? राज्य क्षेत्र का विवरण और उसका नाम का वर्णन करता है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची, कौन सी अनुसूची? 9वीं अनुसूची को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, भारत के संविधान की 21 अनुसूची विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जनजाति प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान है 5वीं अनुसूची में। ठीक है, कौन सी अनुसूची में? 5वीं अनुसूची में। अब हम लोग एक एक करके अनुसूची पढ़ेंगे। ठीक है, पहली अनुसूची में राज्यों या संघ राज्यों के नाम है। ठीक है, उनकी सीमाएं हैं। दूसरी अनुसूची में क्या है? दूसरी अनुसूची में है राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा, उपाध्यक्ष, राज्यसभा परिषदों के, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायाधीश, नियंत्रक, महालेखा परीक्षा पदाधिकारी के वेतन एवं भत्तों। दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन। पहली अनुसूची में राज्य का संघ है, दूसरी अनुसूची में उच्च पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते हैं। वेतन और भत्ते हैं, उच्च पदाधिकारी के वेतन और भत्ते हैं। तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ होगा। तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ। तीसरी अनुसूची में शपथ लेंगे। संघ राज्य के संसद, राज्य विधानमंडल के न्यायाधीश द्वारा इनको शपथ दिलाई जाएगी। चौथी अनुसूची में क्या होगा? राज्यसभा में सीटों का आवंटन होगा। राज्यसभा में सीटों का आवंटन कब होगा? चौथी अनुसूची में। 5वीं अनुसूची क्या होगा? अनुसूचित क्षेत्रों जनजातियों के प्रशासन से जुड़े प्रावधान कब रहेंगे? 5वीं अनुसूची में। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जनजाति, यानी पूर्वोत्तर राज्य है ना, उनमें से असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम 4 राज्य जनजातीय क्षेत्रों का उपबंध रहेगा। 7वीं अनुसूची में सूची रहेंगे। सूची कितने हैं टोटल? 3, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 7वीं अनुसूची में समूह, इसमें सूची रहेंगे। 8वीं अनुसूची में भाषा रहेंगे। संविधान में कितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं? 22। 9वीं अनुसूची में इसमें भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन के संबंध में अधिनियम है, पुनरावलोकन के से सम्मिलित है। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है ना। 11वीं अनुसूची पंचायत के लिए, 12वीं अनुसूची नगर पालिका के लिए है। ठीक है, आइए देखते हैं 12वीं अनुसूची किसके लिए है? नगर पालिका के लिए। हाँ, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में है। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया है? 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया है। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 में इसे जोड़ा गया तथा 91वें संविधान संशोधन 2030 में संशोधित किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून क्या कहते हैं? इसे एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहा जाता है। 10वीं अनुसूची को अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है अंग्रेजी को। ठीक है, संविधान की 8वीं अनुसूची में से अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है,
बात समझ में आ गई? ये हम लोग पढ़ चुके हैं। हाँ, ये हम लोग पढ़ लिए। अब आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। आइए देखते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से हुआ है? इंडिया, दैट इज भारत। संविधान में क्या है इंडिया का नाम? इंडिया, दैट इज भारत। इंडिया अर्थात भारत है, ठीक है। भारतीय संविधान में किस प्रकार के शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई? संसदात्मक, ठीक है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका, कार्यपालिका और पर नियंत्रण होता है। किसका किस पर नियंत्रण होता है? ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, ठीक है। अध्यक्षतात्मक में क्या होता है? अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? एकल कार्यपालिका। क्या है? एकल कार्यपालिका। भारत की संसदीय शासन प्रणाली में ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु क्या है? न्यायिक समीक्षा, ठीक है। भारत का संविधान परिसंघीय कैसा है? भारत का संविधान परिसंघीय है। यह किससे निर्धारित होता है? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से होता है। किससे होता है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण से। देखिए यहाँ पर फिगर बनाया हुआ है ना। भारतीय संविधान के मूल्य क्या क्या है? स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक। ये क्या है? भारतीय संविधान के मूल्य हैं, ठीक है। ये पीरियड से आप लोग समझ गए होइएगा। आइए देखते हैं। नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा था? किसको? नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा किसने किया था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ है? ये 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ है, ठीक है। ये मूल संविधान में, लेकिन वर्तमान में 444 के अनुच्छेद हो गया है और टोटल 12 अनुसूची हो गई है, ठीक है। मूल संविधान जब भी पूछेगा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची होगा, ठीक है। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया? कलकत्ता अधिवेशन में। जन गण मन कब गाया गया? जन गण मन कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। राष्ट्रगान के गायन में कितना सेकंड लगता है? 52 सेकंड। राष्ट्रगान में कितना समय लगना चाहिए? 52 सेकंड लगना चाहिए, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। भारत के संविधान में जटिलता के कारण वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है भारतीय संविधान को, ठीक है। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहते हैं। वकीलों का स्वर्ग करते हैं भारतीय संविधान को। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? केसी वियर का है। किसका है? केसी वियर का यह कथन है, ठीक है। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारतीय संविधान क्या है? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। इसको VVI आप लोग कीजिएगा। अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारत अर्धसंघात्मक राज्य है। यह किसने कहा था? केसी वियर ने कहा था। अर्धसंघात्मक राज्य किसने कहा था? केसी वियर ने कहा था। भारतीय संविधान विरहित होने का क्या कारण है? संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यक के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम आंका है। यह कथन किसका है? आइवर जेनिंग्स का है। आइवर जेनिंग्स का यह कथन है। आइवर जेनिंग्स का है। भारत के राजनीतिक सत्ता का प्रमुख कौन होता है? जनता। राजनीतिक सत्ता का प्रमुख कौन होता है? भारत के राजनीतिक सत्ता का प्रमुख जनता होगा। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाला बुरा व्यक्ति है तो संविधान भी बुरा हो जाएगी। कथन किसका? BR अम्बेडकर का। BR अम्बेडकर का ये कथन है, ठीक है। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया। कथन किसका है? भीमराव अम्बेडकर का है। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। सुझाव किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। भारतीय संघवाद को
सहकारी संघवाद किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। अब्दुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार एडल्ट फ्रेंचाइज को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। कब? कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात की थी। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत का राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिलियाँ हैं? 24, 24 तिलियाँ हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिलियाँ हैं? 24 यानी कि 24 तिलियाँ हैं। ठीक है, आइए हम लोग पढ़ते हैं 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय। 7वीं अनुसूची में कौन कौन विषय है इसको हम लोग देख लेते हैं। 7वीं अनुसूची में हम लोग जानते हैं 3 विषय हैं, समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। 3 विषय हैं 7वीं अनुसूची में। आइए देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया का समवर्ती सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन के आपराधिक मामले की ये किस में आएगा? समवर्ती सूची में आएगा। किस में आएगा? समवर्ती सूची में आएगा। शिक्षा इस सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा किसका विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, शिक्षा प्रारंभ में समवर्ती सूची का विषय था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। पहले यह राज्य सूची का विषय था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 समवर्ती सूची में इसे शामिल कर लिया गया। भूमि सुधार की सूची के अंतर्गत आता है राज्य सूची। भूमि सुधार की सूची के अंतर्गत आता है राज्य सूची। रेलवे पुलिस किसके अंतर्गत? राज्य सूची के अंदर। रेलवे पुलिस राज्य सूची के अंतर्गत आती है। ठीक है, आइए यहाँ देखते हैं संघ सूची में कौन कौन आता है। पहले संघ सूची देख लेते हैं। संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेश मामले, नागरिकता, डाकतार। ठीक है, डाकतार के बाद आएगा निगम कर मतलब इनकम टैक्स, ये सेवा कर, सर्विस टैक्स, युद्ध एवं शांति आएगा, सीमा शुल्क और निर्यात शुल्क आएगा, टैक्स आएगा, बीमा आएगा, इंश्योरेंस, प्रत्यार्पण आएगा, शेयर बाजार आएगा, अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार आएगा, रेलवे आएगा। ठीक है, मुद्रा रिजर्व बैंक आएगा, समुद्री हवाई मार्ग आएगा, विदेशी ऋण आएगा, लॉटरी आएगा, आयकर मतलब इनकम टैक्स आएगा, कृषि से भी जनगणना आएगा, जनगणना, डाकघर, बचत, स्टॉक एक्सचेंज आएगा। ठीक है, ये देखते हैं। अब ये राज्य सूची का विषय अब हम लोग देख लेते हैं। राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, लोक व्यवस्था, पुलिस, रेल, कारागार मतलब जेल, भूमि, स्थानीय स्वशासन, प्रादेशिक लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, बाजार एवं मेले, सट्टा, जुआ, गैम्बलिंग, कृषि भूमि संपदा शुल्क, पशुपालन, सिंचाई, कृषि आय पर कर, गैस के बाद शराब, मनोरंजन, भू राजस्व पर लगान, विद्युत पर कर, उसके बाद टोल टैक्स, प्रति व्यक्ति कर, बिजली, तप और वस्तुओं पर कर है। इसके बाद देखते हैं लास्ट तीसरा अनुसूची, समवर्ती सूची। इसमें क्या आएगा? दंड, विधि, प्रक्रिया, आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा, वन। ठीक है, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं समवर्ती सूची में। ठीक है, आइए देखते हैं। शिक्षा, वन, विवाह और विवाह विच्छेद, कारखाने, मजदूर संघ, खाद्य पदार्थों और अन्य पदार्थों का अपमिश्रण, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, ये सब किस में आएगा? न्याय प्रशासन, संपत्ति अर्जन, विद्युत, पाट माप, समाचार पत्र, स्वच्छता, औषधालय, औद्योगिक विवाद, उत्तराधिकार, विधि विरुद्ध और कीमत नियंत्रण, जन्म मरण। ठीक है, ये हो गया सूची। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक उद्देशिका यानी प्रियम्बल है ना। प्रियम्बल स्टार्ट होता है हम लोग का। हम भारत के लोग भारत को एक संपन्न, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मपंथी, निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी
सभा में आज कब 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, ये हम लोग का संविधान का प्रियम्बल है। संविधान सभा में उद्देशिका प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 उद्देशिका प्रस्ताव कब पेश किया गया? 13 दिसंबर 1946 को उद्देशिका प्रस्ताव कब पेश किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत के एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष के बारे में बताता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य के रूप में घोषित करता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस विवाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। केशवानंद में कहा गया 1973 में। संविधान संबंधी विचार उद्देशिका को के एम मुंशी राजनीतिक जन्मपत्री कहा था। राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा था? उद्देशिका को के एम मुंशी ने कहा था। ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा कहा था। उद्देशिका को संविधान की आत्मा कौन कहा था? भार्गव जी ने कहा था। तथा N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा था। पालकीवाला ने उद्देशिका को संविधान का परिचय पत्र कहा था। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक हृदय एवं आत्मा कहा था। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कीजिएगा। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के हृदय एवं आत्मा कहा था। ठीक है। सर अर्नेस्ट वर्कर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। ठीक है, आइए देखते हैं अब नेक्स्ट। भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? भारत में राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय किससे संबंधित है? 1917 के रूसी क्रांति से। 1917 की रूसी क्रांति संबंधित है। उच्चतम न्यायालय किस बात में धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान के अभिन्न अंग है? बोम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत कहलाता है सार्वभौमिकता का सिद्धांत कहलाता है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। भारत में क्या है? लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती हम भारत के लोग यानी वी द पीपुल ऑफ इंडिया के शब्दों से। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है, बल्कि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। लोक कल्याण किसका है? नीति निर्देशक तत्व का भाग है। किस संशोधन द्वारा संविधान के उद्देशिका में संशोधन किया गया? 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। ये डेट आप लोग याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। डेट याद रखिएगा आप लोग। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसका विस्तार कहाँ है? मूल अधिकारों, राज्य के निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य के अध्याय में। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता। समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में संविधान द्वारा सम्मिलित किया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। उद्देशिका को राज्य की जन्मपत्री की संज्ञा किसने दी? के एम मुंशी ने दिया था। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया है? बेरूबारी वाद में 1960 में कहा है। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य कद अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। संविधान सभा प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। किसने कहा था? इन्होंने कहा था, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा था। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। संघ एवं राज्य क्षेत्र है। ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। भाग 1 में कहा गया है, भाग 1 के 3 में भारत के राज्य क्षेत्र निम्नलिखित क्षेत्र में शामिल होंगे। राज्यों के क्षेत्र, संघ तथा राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। ठीक है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा। प्रथम अनुच्छेद आर्टिकल 1 के अनुसार होगा, भारत राज्यों का संघ होगा।
ठीक है। भारत क्या होगा अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 से राज्यों का संघ होगा, ठीक है। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश? 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश हैं, मतलब यूनियन टेरिटरी है। इसमें राष्ट्रीय राजधानी भी शामिल है, नई दिल्ली भी इसमें शामिल है। नई दिल्ली क्या है? यूटी है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम सीट कितना है? लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लोकसभा में यूटी के लिए कितने सीट हैं? 20 सीट हैं। 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 को। इससे हम लोग 370 का दर्जा छीन लिए और इसको 2 पार्ट में हम लोग बांट दिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, ठीक है। यूनियन टेरिटरी हो गया। संघ एवं राज्यों के अनुच्छेद। संघ का नाम अनुच्छेद 1 में क्या है? संघ का नाम है। अनुच्छेद 2 में क्या है? नए राज्यों का प्रवेश स्थापना किसके अधिकार में होगा? संसद के अधिकार में होगा। अनुच्छेद 3 नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल सीमा नामों में परिवर्तन अनुच्छेद 3 में होगा। अनुच्छेद 4 में कहा गया अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिसके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक अनुषांगिक और अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सकेगा, ठीक है। ये है। आइए देखते हैं उत्तरी क्षेत्रीय परिषद नई दिल्ली, इसमें सम्मिलित कौन कौन है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, ठीक है। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद प्रयागराज, इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ शामिल हैं। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कोलकाता, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कोलकाता है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम। पश्चिमी मुंबई, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन दीव हैं। और बच गया लास्ट दक्षिण में क्या है? चेन्नई, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई का जो भी स्टेट है वो रह जाएंगे। आइए इधर देखते हैं। नए राज्यों का गठन की शक्ति किससे प्राप्त है? नए राज्यों का गठन की शक्ति संसद को। नए राज्यों का गठन की शक्ति किसको प्राप्त है? संसद को। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन कब किया गया? 1953 में। राज्यों का पुनर्गठन फजल अली आयोग का गठन 1953 में। भाषाई आधार पर भारत का सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर कौन सा हुआ स्टेट? आंध्र प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग को ने 1 नवंबर 1956 में कितने राज्य तथा के शासित प्रदेशों बनाए? 14 राज्य और 6 राज्य संघ बनाया था। सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य कब बना? 36वें संविधान संशोधन 1975 में, ठीक है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति द्वारा होता है। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ रियासत को जनमत के आधार पर जैसे जूनागढ़ जैसे जनमत संग्रह के आधार पर तथा हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्रवाई यानी पुलिस बल के द्वारा भारत में शामिल किया गया। जम्मू कश्मीर रियासत के शासक हरि सिंह। जम्मू कश्मीर कौन थे? तो शासक हरि सिंह ने पाकिस्तानी सेना के वालों के आक्रमण की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में सम्मिलित करवाया, ठीक है। अब देखते हैं पहले के विशेष राज्यों का दर्जा। नागालैंड 1969 में मिला था, हिमाचल प्रदेश 1971, मेघालय 1972, सिक्किम 1975, अरुणाचल प्रदेश 87, त्रिपुरा 1972, मणिपुर 1972, मिजोरम 87, गोवा 1987, ठीक है। ये हम लोग पढ़ लिए हैं। ये देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है नागरिकता, यानी भाग 2 में आता है नागरिकता। इसमें देखते हैं नागरिकता हम लोग ग्रहण कर सकते हैं 5 प्रकार से। जन्म से, वंशाधिकार से, यानी वंशाधिकार मतलब पापा के बाद पापा हो गए, अगर इंडिया में जन्मे हैं तो उनका बेटा भी इंडियन होगा, उनका जो भी होगा संतान वो यहाँ का नागरिक होगा। पंजीकरण द्वारा, पंजीकरण करके, देशीकरण द्वारा, भूमि अर्जन द्वारा, ठीक है। नागरिकता लिया जा सकता है 5 प्रकार से। नागरिकता के बारे में पढ़ते हैं। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता है? भारतीय सरकार में क्या है? एकल नागरिकता है। भारतीय संविधान में क्या है? एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता मतलब वहाँ स्टेट का अलग नागरिकता होता है और वो
पूरे कंट्री के लिए अलग नागरिकता होता है वहाँ, इसलिए वहाँ पर क्या है, दोहरी नागरिकता। लेकिन हम लोग इंडिया में क्या है, एकल नागरिकता। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, ईसाई नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का अधिकार है? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए जो भी हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई जो भी वहाँ से आए हुए प्रताड़ित नागरिक हैं उनको नागरिकता दे दी जाएगी। CAA में कहा गया है। भारतीय नागरिक में नागरिकता किस आधार पर समाप्त की जा सकती है? परित्याग, अपना से वो त्याग कर दे, पर्यावासन और वंचना के आधार पर। भारत से लगातार कितने वर्षों तक बाहर रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी? 7 वर्ष तक लगातार आप बाहर आ जाते हैं किसी दूसरे कंट्री में तो आपका यहाँ से भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है? प्रति दो वर्ष पर प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग मनाते हैं। ठीक है। NRI क्या होता है? इसका परिभाषा, भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करते हैं, भारतीय पासपोर्ट धारक है, उनको क्या कहता है? NRI। जैसे यहाँ से कोई काम करने कोई अगर जाता है 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे तो उसको क्या कहा जाएगा? NRI कहा जाएगा। ठीक है। NRI कहा जाएगा। नागरिक का अर्थ ये भारतीय नागरिक है। ये भारतीय नागरिक प्राप्त होने वाले लाभ, सभी लाभ जो समानता भारतीय नागरिक को प्राप्त होती है उनको भी मिलेगा। वीज़ा उनको नहीं मिलेगा। मताधिकार दे दिया गया है। ठीक है। आइए देखते हैं। भारतीय मूल के व्यक्ति, स्वयं व्यक्ति है, उसका पूर्वज भारतीय नागरिक रहा, वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता प्राप्त पासपोर्ट धारक है। ठीक है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आइए देखते हैं नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 5। हम लोग अनुच्छेद 1 से 4 तक पढ़ चुके थे और अनुच्छेद 5 पढ़ते हैं। संविधान में लागू होने के समय नागरिकता मिलेगी। संविधान जब से लागू हुआ, यानी कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ ना, तो उसके लागू होने टाइम ही यहाँ जो भी इंडिया में रहेंगे उन लोगों को नागरिकता दे दी गई। ये किस आर्टिकल में कहा गया? अनुच्छेद 5 में कहा गया। अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 7 में कहा गया पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार है। अनुच्छेद 8 में कहा गया भारतीय मूल के उन लोगों को नागरिकता का अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं। अनुच्छेद 9, जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है उसकी नागरिकता समाप्त मानी जाएगी। अनुच्छेद 10 में कहा गया नागरिकता संबंधी अधिकारों का निरंतरता। अनुच्छेद 11 में कहा गया संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिक अधिकारों का नियमन किया जाएगा। लक्ष्मीमल सिंधवी समिति किससे संबंधित है? लक्ष्मीमल सिंधवी समिति किससे संबंधित है? दोहरी नागरिकता से। लक्ष्मीमल सिंधवी समिति दोहरी नागरिकता से संबंधित है। किसी व्यक्ति द्वारा बैंक में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। भारतीय मूल के व्यक्ति PIO कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता, कृषि भूमि नहीं खरीद सकता है। ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। अब है मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। भारतीय संविधान के किस भाग में के अंतर्गत मौलिक अधिकार लिया गया? भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को है। किसको है शक्ति? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद द्वारा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों को प्राथमिकता का प्रावधान है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में है? मौलिक अधिकारों के। किसके संदर्भ में? मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार 14 से 18। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार कब है? अनुच्छेद 14 से 18। इसमें कहा गया राइट फॉर इक्वलिटी। संवैधानिक क्या है? ये संवैधानिक उपबंध है। इसमें क्या है? केवल भारतीयों के लिए प्राप्त मौलिक अधिकार। भारतीय को क्या क्या है? मौलिक अधिकार देखते हैं। धर्म, मूल, जाति, लिंग व जन्म के आधार पर इनसे भेदभाव नहीं किया गया। अनुच्छेद 15 में कहा गया है।
लोक नियोजन में अवसर की समानता अनुच्छेद 16। वाक अभिव्यक्ति शास्त्र में शामिल समिति अनुच्छेद 19 में कहा गया है। अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण 29 में। शिक्षण संस्थाओं और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार का अनुच्छेद 30। अनुच्छेद अब ये देखते हैं। भारतीय और विदेशी नागरिकों प्राप्त मूल्य अधिकार दोनों को है। उसमें केवल भारतीय था, इसमें दोनों के लिए है। विधि के समक्ष समानता एवं विधियों के समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में कहा गया है। इसमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में। शिक्षा का अधिकार 21 के ए में। शिक्षा का अधिकार राइट फॉर एजुकेशन 21 के ए में। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 में कहा गया। शोषण एवं विरुद्ध अधिकार 23-24। धर्म एवं संस्कृति 25-26। ठीक है, 27-28। ठीक है, यहाँ पढ़ते हैं हम। संविधान ने किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी को बैन किया गया? अनुच्छेद 17। अनटचेबिलिटी को किस आर्टिकल के अनुसार बैन किया गया है? अनुच्छेद 17 के अनुसार। ठीक है, संविधान के अस्पृश्यता को प्रभावित नहीं। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत है। ठीक है, अनुच्छेद 18 याद रहेगा, उपाधियों का अंत है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता है? राइट टू इक्वलिटी अनुच्छेद 14। राइट टू इक्वलिटी क्या है? अनुच्छेद 14 में है। जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा 15 के अनुसार। ठीक है, अनुच्छेद 15 के अनुसार भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के समक्ष सर्वोच्च न्यायालय के समान कार्य समान वेतन मौलिक अधिकार के प्रदान किया गया? अनुच्छेद 14 तथा 16 में। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता गारंटी देता है? अनुच्छेद 16(1) और 16(2). ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के मूल अधिकार का प्रावधान? अनुच्छेद 19 में। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 19 के। अनुच्छेद 19 के। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं ये क्या है। ये हम लोग का अब टॉपिक पर जाए, आगे देखते हैं इसको। वाक और अभिव्यक्ति क्या है? अनुच्छेद 19 के 1। ठीक है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 इसमें है। कोई व्यक्ति आजीविका व्यवसाय व्यापार करने का अधिकार 19 के 1 के जी। यहाँ से पढ़ते हैं। उन वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 के ए मतलब शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन करने का अधिकार। अनुच्छेद 19 के 1 के बी। संगम या संघ सहकारी समिति बनाने का अधिकार। अनुच्छेद 19 के 1 के सी। भारत के राज्य क्षेत्र में आवाज संचार कहीं भी घूमने फिरने का। अनुच्छेद 19 के डी। कोई व्यक्ति भारत के किसी भाग में निवास करने बसने का अधिकार। अनुच्छेद 19 के 1 के ई। अनुच्छेद 19 के 1 के ई। ठीक है, हाँ। कोई व्यक्ति आजीविका व्यवसाय करने का अधिकार। अनुच्छेद 19 के 1 के जी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 20 में कहा गया, 20 के सी में कहा गया है। संविधान ने कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्त को दोहरे दंड स्व अभिमान के संरक्षण का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 20 करता है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षित करता है? अनुच्छेद 21 करता है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान समझता है? अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द बौद्ध, जैन, सिख
धर्म शामिल किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका। यानी कि अगर मौलिक अधिकार आपका कोई भी हनन हो रहा है तो आप डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 के 1 अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। बी.आर. अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों की से संविधान का आत्मा कहा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का अनुच्छेद 32 को कहा है। ठीक है, आइए देखते हैं संवैधानिक उपचार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। व्यक्तिगत पर्सनल फ्रीडम के अधिकार के लिए कौन सी रीट दायर की जा सकती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब हेबियस कॉर्पस पीएल दायर की जा सकती है। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किस बात में निर्णय के अधिकार पर प्राप्त हुआ? केशवानंद भारती बनाम केरल विवाद 1973 में। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बना दिए गए? 44वें संविधान संशोधन 1978 में। ठीक है, वर्तमान समय भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी किस प्रकार की है? वैधानिक अधिकार है। ठीक है, आइए देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सूचना का अधिकार राइट टू इन्फॉर्मेशन एक विधि अधिकार है जो सूचना का अधिकार 2005 में सूचना का अधिकार कब 2005 में प्रदान किया गया। ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बीपीएससी का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 2005। सूचना का अधिकार राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 में दिया गया। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? अनुच्छेद 15 के 6 और 16 के 6। ठीक है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? मूल अधिकार है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल 352 में भी समाप्त नहीं किया जा सकता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार, इसको आपातकाल में भी इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है। बंधुआ मजदूर अधिनियम बॉन्डेड लेबर एवोल्यूशन एक्ट संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? 1976 में। 1976 में इसको क्या किया गया? इसमें पारित किया गया। अब देखते हैं मूल अधिकार और अनुच्छेद। समता समानता का अधिकार कब है? 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 और शिक्षा और संस्कृति 29-30। संवैधानिक उपचार का अधिकार 32। ठीक है, ये कुछ अनुच्छेद था। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं क्या राष्ट्रपति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं यानी प्रेसिडेंट। क्या पढ़ेंगे हम लोग अब? प्रेसिडेंट। इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देख लेंगे।